हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो जो कि हमारी फिज़िक्स के 12th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया था कि जिसमें हमारा क्या था, एक एरिया वेक्टर था। कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि एरिया वेक्टर कोई भी एरिया उसके परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर को शो करती है, उसकी डायरेक्शन होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो एरिया के मैग्नीट्यूड को, ये जो एरिया है इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। ठीक है। अब दूसरा क्या हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस से जो पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उनकी जो माप होती है, उनकी जो मेज़रमेंट होती है वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। इसको हम ई डॉट डी ए से लिख देते हैं या ई डॉट ए से लिख देते हैं, या कभी कभी हम इसको फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कोस थीटा लिख देते हैं, जहाँ कोस थीटा क्या है, वो ए और ई के बीच का एंगल है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ एरिया है, एरिया था उसका जो वेक्टर किस डायरेक्शन में उन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम में भी हमने एक फाई के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो फाई था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था गॉस थ्योरम में, वो डिफरेंट था थोड़ा हमारे नॉर्मल फ्लक्स से। नॉर्मल फ्लक्स हम किसी भी एरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये जो है हमारा जो गॉसेस थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए होता है। कोई भी हमारे क्लोज सरफेस होगी उसके लिए होगा। ठीक है। तो ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है, ये स्पेसिफिक होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ ये डिपेंड करेगा कि जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस द्वारा बंद वो कितना है। ठीक है। वही होगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है इस वीडियो का जो हम आज पढ़ेंगे वो है मेनली एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस होंगी, 2 या 3 एप्लीकेशंस मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बट उन एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ना है। एक नोट है हमारे पास, कुछ टॉपिक्स हैं मैंने लिखे हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली चार्ज डेंसिटीज़, यानी कि आवेश घनत्व। और ये आवेश घनत्व जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। आवेश घनत्व कितने तरह के होते हैं? 3। फर्स्ट जो है हमारा, वो हमने लिया है कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले जो है हमारा है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास एक बहुत लेंथी कोई वायर हो या बहुत बड़ी लेंथ में कोई चार्ज फैला हुआ है, तो और हमें ये नहीं पता हो कि उसकी लेंथ कितनी है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम उसके चार्ज को बता पाएँ। ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ कोई भी हमारे पास, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो चार्ज फैला हुआ हो किसी भी चीज़ में, तो अगर हम उसकी डेंसिटी को जानते हैं तो हम उसके चार्ज, मतलब उसके किसी भी सेक्शन के लिए हम उस डेंसिटी को यूज़ कर सकते हैं। कि डेंसिटी जो होती है किसी भी मैटर के लिए, अगर वो डिस्क्रीट है, स्वतंत्र रूप में आवेश फैला हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म में फैला हुआ है तो हम उसको आसानी से डेंसिटी की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। ये डेंसिटी अलग अलग होती है, मास की भी डेंसिटी होती है जो हमने पढ़ा है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी करके। वैसे ही हमारे यहाँ पर 3 डेंसिटीज़ हैं, पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ देखिए, हम एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के बारे में बात करेंगे। तो अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर हमारे पास है तो उसका क्यू भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम
क्या माने कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ़ाइन कर पाएँ, तो उसकी हेल्प के लिए एक टर्म मान लेते हैं, एक क्वांटिटी मान लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है किसी भी लेंथ, जो भी हमारे पास लेंथ है, उस लेंथ से अगर हम उसके चार्ज को डिवाइड कर दें, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ से अगर उसके चार्ज को डिवाइड कर दें, तो हमारी बन जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन में कहें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज की वो क्वांटिटी जो कि उसके पर यूनिट लेंथ में होती है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, इसे लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इफ़ क्यू इज़ अ चार्ज इन एनी लेंथ एल, अगर किसी भी एल लेंथ में अगर क्यू चार्ज हमारा है, तो उसके लिए हमारी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारी होगी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो देखिए इस फॉर्मूले से एक चीज़ और हमें पता चलती है कि इसका जो मात्रक होगा, इसकी जो यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम पर मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, क्यू की हो गई क्यू सी कूलाम, और एल की कितने हो गए मीटर। तो कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर आपका बनाया भी है कि हमारा अगर एल लेंथ का कोई वायर है, उसमें जो चार्ज है वो क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी होगी वो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के को जो डिफ़ाइन की जाती है वो किसी न किसी ऐसे चार्ज की डिफ़ाइन की जाती है जो कि किसी सरफेस पर फैला हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेट है, इस प्लेट पर कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हम अगर ये बहुत बड़ी प्लेट है, जब हम चार्ज को ठीक से डिफ़ाइन ना कर पाएँ, तब हम उसकी चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और सिमिलरली लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह इसकी भी डेफिनेशन वही होगी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया। किसी पर यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज हमारा होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, वो हमारा कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा यूनिट कूलाम और एक ही एरिया कितनी होती है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी भी ऐसा यूनिट होगी। ठीक, थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, जैसे हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी था, वैसे ही हमारा अगर किसी भी चीज़ में वॉल्यूम है, कोई भी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी मौजूद है, कोई भी हमारे पास ऐसी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है या मैटर कहें उसको, जिसमें वॉल्यूम है, तो हम उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का के बारे में हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर हम इसके कारण चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें, तो वो आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रो से लिखते हैं, लिखा हमें आर एच और रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये तीन बातों को आप याद रखना है। जिस चीज़ में लेंथ होगी वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें एरिया होगा सरफेस होगी वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जिसमें हमारा वॉल्यूम रहेगा तो उसमें हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। बहुत इम्पोर्टेंट है, आता रहता है, बोर्ड में पूछा गया है बहुत बार, तो इनको ज़रा गौर से देखेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है, ए पार्ट मैंने लिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द यूनिफॉर्मली चार्ज विद वायर, वायर लिखा हुआ है, ठीक है, वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, किसी भी इनफाइनाइट मतलब हमें पता ही नहीं कितना लंबा वो वायर है, उस वायर पर जब इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर होगा तो आई होप उस पर चार्ज भी कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा। अब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ उस पर बराबर,
अगर हम किसी भी सेक्शन को ले लेते हैं तो उस पर चार्ज उतना ही होगा जितना अलग सेक्शन पर होगा। मान लीजिए हमारे पास 100 मीटर लंबा वायर है, तो उस 100 मीटर में से 1 मीटर वायर पर 1 कूलाम चार्ज है, तो 2 पर 2 कूलाम चार्ज होगा, 4 मीटर पर 4 कूलाम चार्ज होगा। इस तरह से मतलब अगर इक्वल लेंथ लेंगे हमारा, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। ठीक, तो हमने लेट कर लिया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली इन्फिनिट वायर है, उस इन्फिनिट वायर का एक छोटा सा पार्ट हमने मान लिया है एल सेक्शन। देखिए हमने एल सेक्शन ले रखा है, ये वाला जो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये हमारा एल सेक्शन है। इस एल सेक्शन से आर डिस्टेंस पर कोई हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये पॉइंट इसमें दिखाया हुआ है मैंने, देखिए ये हमारा कोई पॉइंट है पी, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या किया, यहाँ पे स्मॉल एक एलिमेंट मान लिया डी ए। तो डी ए का हम जानते हैं कि जो भी हम सरफेस लेते हैं उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उससे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास कोई भी चार्ज होगा तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो यही इनवर्ड हो जाता। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। और जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनसे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा तो वो फ्लक्स कितना होगा, वो हमारा होगा डी फाई इजिकल टू ई डॉट डी ए, या ई डी ए कोस जीरो। जीरो इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमारा डी फाई जो हो गया ई डॉट डी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सरफेस तो नहीं थी, यहाँ सरफेस 2 थी। एक कौन सी सरफेस होती है, ये हमारा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब हम वायर का, क्योंकि हमें पढ़ना है गॉसिस थ्योरम की एप्लीकेशंस, हम कहीं ना कहीं गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और गॉस थ्योरम हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई क्लोज सरफेस हो। तो क्या होगा, तो क्लोज सरफेस हमारी कैसी होती है, मैंने बताया था काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। तो हम कहीं भी लेट कर सकते हैं, जहाँ जब हम लेट करेंगे क्लोज सरफेस को तो वो कैसी मिलेगी, हमारी बेलनाकार मिलेगी। देखिए इस तरह से हमारे पास वायर है, तो हम इसकी जो क्लोज सरफेस लेंगे वो हमारी बेलनाकार मिलेगी, जिससे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो हर एक पॉइंट पर बराबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सरफेस बनी थी। देखिए एक हमारे पास कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है, और एक हमारे पास बनी, 2 हमारे पास मिली प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये एक प्लेन सरफेस ऊपर हो गई, एक प्लेन सरफेस नीचे हो गई। तो हम जब ऊपर वाले का निकाल लेंगे तो नीचे वाले का भी पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, इस प्लेन सरफेस पर भी एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ड्रा कर लिया। ठीक है, तो वो एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो उससे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, और जो ई रहता है वो हमेशा चार्ज से 90 डिग्री पर ही रहता है। तो ये चार्ज है हमारा, तो 90 डिग्री पर रहेगा आउटवर्ड, क्योंकि प्लस पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना है, जब भी ई और डी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, तो जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, सॉल्व करके नहीं दिखाया है, लिख दिया है केवल, आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं अगर चाहें तो। द फ्लक्स एट द प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल बी 0, द सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी 0, देन ई। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि ई परपेंडिकुलर है डी ए के, जिससे क्या होगा, ई डॉट डी ए जो होगा 0 होगा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होता है। वहीं यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। तो हमारे पास जो कुल फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो जो उस सरफेस से पास हो रहा होगा, जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है सिलेंड्रिकल, तो वो हमारा नेट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस से पास हो रहा होगा उसी के बराबर होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस से कोई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन डी ई इंटू डी ए। क्वेश्चन नंबर हमने इसको बंद मान लिया। अब हम आते हैं गॉस के पास। गॉस ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे कि हमारी क्लोज सरफेस ये थी, तो अगर उसके अंदर एक चीज़ मैं मानना भूल गया हूँ यहाँ पर, क्या ये बात मैंने लिख दिया है, जहाँ पर हमारे चार्ज जो है वो उस एल सेक्शन का चार्ज है ओनली, उस पूरे वायर का नहीं है। ध्यान रखेंगे कि वायर कितनी लेंथ का है, इन्फिनिटी लेंथ का है, लेकिन हमने कितनी सेक्शन उसका लिया है, एल सेक्शन। तो अगर उस एल सेक्शन में जो चार्ज है वो क्यू है, तब हमारा जो फाई हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, वो फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये दोनों ही जो इक्वेशन है, ये भी टोटल फ्लक्स है और ये भी होल फ्लक्स है उस सिलिंड्रिकल सरफेस से निकलने वाला। इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हमारी दोनों सेम बातों को दर्शाती हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू हो गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा इक्वल होगा। अगर हम यहाँ देखें तो बराबर डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी हर पॉइंट पर, ये जो डिस्टेंस रहेगी बराबर रहेगी, इसलिए जो ई की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगी इंटीग्रेशन पर। ठीक है, तो ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं और हमारा बचा क्या, इंटीग्रेशन डी ए, यानी कि जो एरिया स्मॉल एरिया माना था उसका हमने पूरा इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन से मतलब है कि हमें पूरा एरिया निकालना, और एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा कौन सा, कर्व सरफेस का, क्योंकि ये फ्लक्स पूरा का पूरा किसके कारण है, कर्व सरफेस के कारण है। और आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ ऑलवेज 2 पाई आर एच। ये हमारा 10th क्लास में होता था, लेकिन अगर हम एच की जगह उस सिलेंडर की जो हाइट है यानी कि लेंथ जो है उसको एल ले लेते हैं, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया जो बन जाता है वो बन जाता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर हमने डी ए की जगह क्या यूज़ कर लिया, 2 पाई आर एल, और इसको अगर हम एडजस्ट करें तो ये बन जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को हम इधर ले आए। ठीक है, बट बात यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे पास जो वायर था वो था इन्फिनिटी लेंथ का। कितनी लेंथ का था, इन्फिनिटी लेंथ का। और ये जो चार्ज हमने इसमें डिफाइन किया है वो है ओनली एल लेंथ। कितनी लेंथ का, स्मॉल एल लेंथ का, जितने लेंथ का हमने सेक्शन माना था। तो यहाँ जो हम कि एक्स्ट्रा हमें मानते हैं, कोई भी चीज़ हम सपोज़ करते हैं, तो हम उस चीज़ को रिप्लेस ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट के लिए हम एक क्वांटिटी हमने समझी थी अभी, जो कि क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम उसकी बात करेंगे। तो वो चार्ज डेंसिटी अगर हम उसी एल लेंथ के लिए निकालें, क्योंकि एल लेंथ में चार्ज है वो कितना है, क्यू है, और जो लेंथ है उसकी स्मॉल है, तो जो चार्ज डेंसिटी बन जाएगी हमारी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगी क्यू अपॉन एल। अब देखिए इतने से छोटे से हमने सेक्शन का चार्ज डेंसिटी निकाली है, बट इससे हमें इतना फ़ायदा होगा कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये जो अनुपात है, जो रेशियो है क्यू अपॉन एल का, ये कभी नहीं बदलेगा। यानी चार्ज डेंसिटी हमेशा बराबर रहेगी। और चाहे आप छोटे से सेक्शन इस लेंथ का भी आधा ले लीजिए या उस लेंथ का कोई 10वां हिस्सा भी ले लेंगे, तब भी ये लैम्डा उसके लिए वही रहेगी जो कि हमारे एल लेंथ के लिए है। ठीक है, लैम्डा कभी नहीं बदलेगा, क्यू भी बदल जाएगा। अगर लेंथ को कम करेंगे तो चार्ज भी कम हो जाएगा, लेंथ को बढ़ाएंगे चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बढ़ेगी न घटेगी, जो कि है इनका रेशियो क्यू अपॉन एल जो है वो नहीं घटेगा। क्यू भी घटेगा बढ़ेगा, एल भी घटेगा बढ़ेगा, बट क्यू अपॉन एल मीन्स लैम्डा नहीं घटे बढ़ेगा। तो यानी कि चार्ज डेंसिटी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज कैरीड कंडक्टर की कभी भी नहीं बदलती है, तो यह नॉन कंडक्टर की नहीं बदलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नए उसकी बात करते हैं कि जब हम इस क्यू को रिप्लेस करते हैं लैम्डा एल से, तो क्यू की जगह अगर हम लैम्डा एल रखते हैं तो ये इक्वल टू हमारा बन जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आके देखिए एल से एल अगर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारा ये बन जाता है फॉर्मूला ई इक्वल टू
लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम देखेंगे कि जो लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि हमारी सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेंसिटी पर, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज डेंसिटी पर ओनली डिपेंड करेगी। और दूसरा डिपेंड करेगी कि वो जो पॉइंट हमने लेट किया है, पी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पर था, वो हमारा कितनी दूरी पर है। जितनी दूरी पर वो, जितनी डिस्टेंस पर वो होगा उस वायर से, उतनी ही हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली 1/r के, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कभी कभी एक ग्राफिकल मेथड से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो वो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका होगा इस तरह से कुछ, कि जो ग्राफ यूज़ करेंगे हम इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का, वो होगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r के अकॉर्डिंग। यानी कि E जो है वो इस तरह कर्व की फॉर्म में घटेगा, पहले तेज़ी से घटेगा फिर धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटिव वायर के आसपास कहीं भी, उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम चलें, जो बी है हमारा पार्ट, वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने लेट किया था यूनिफॉर्मली लेंथ का वायर, वैसे ही यहाँ पर लेंथ किया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, जो कि कितनी विस्तार की है, इन्फिनिटी विस्तार की है। यानी कि इनफाइनाइट उसकी जो एरिया है वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट फिर से आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट एरिया के लिए जो चार्ज होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना बहुत ही कठिन है। हमने ओनली फर्स्ट चैप्टर में ओनली एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, जो था हमारा 1/4πε0 इंटू Q/r² इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। मैं बच्चों बार बार इसलिए बताता हूँ आपको, ताकि हमें जो है ये सब बार बार रिपीट करने से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार किसी भी फॉर्मूले को रिपीट करके आपको बताता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने देखेंगे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली विस्तार वाली, मतलब इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज एक प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग है। वो भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में अंतर होता है। कंडक्टिंग प्लेट होती है, उसकी जो सरफेसेस होंगी, अगर उन पर जो भी चार्ज है वो एक सरफेस का चार्ज दूसरी सरफेस पर नहीं जाएगा, वो उसी सरफेस पर रहता है, ठीक है। तो मतलब जो भी उसके अंदर चार्ज रहेगा जिस जगह पर, वो उसी जगह रहेगा, इधर से उधर मूव नहीं होगा। तो ये हमारा जो है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट बनाई है। तो अगर मान लीजिए हमें ओनली इतने एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के आसपास किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस लेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और जो गॉसियन सरफेस हम लेट करेंगे वो होगी हमारी सिलेंड्रिकल। जैसे हमारी वहाँ सिलेंड्रिकल थी, लेकिन वहाँ हमारी जो सिलेंडर था वो ओ शेप का था, यहाँ लेटरली सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट है, पता नहीं दिखाई दिए होंगे नहीं दिखाई दिए होंगे, फिर मैं दिखा देता हूँ। एक पॉइंट है हमारा ये P, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा है ये Q बोल रखा है, और थर्ड पॉइंट है हमारा ये R। यानी कि 3 अलग अलग पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेन सरफेस हैं और एक हमारी कर्व सरफेस है, पूरी यहाँ से यहाँ तक कर्व सरफेस है। तो ये हमारे पास 2 तरह की सरफेस हैं। तो लेकिन है वो 3 सरफेस अलग अलग, 2 प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस है। तीनों पर हम एक छोटा छोटा स्मॉल एरिया मानकर, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, वैसे ही हम यहाँ भी फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस Q पॉइंट की। इस Q पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा वो d∅ Q इजिकल टू कितना होगा, E.dA, यानी कि E dA कोस कितना 0 डिग्री।
कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ ई लगाएगा और जो एरिया वेक्टर है वो भी हमारा परपेंडिकुलर ही होता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है 0 डिग्री हो गया। लेकिन इनका जो फ्लक्स है वो ई डॉट डी ए के ई इंटू डी ए के बराबर हो गया। इसी तरह से ये भी हमारा ई इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। बात रह जाती है इसकी, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो डी ए है और ई है, इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री। अतः जो फ्लक्स है वो कितना बताया था मैंने पिछले डेरिवेशन में, जब भी हमारे पास ई और डी ए एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी। तो यानी कि इसके कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, फाई की वैल्यू इसकी 0 होगी। किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए। जो भी हमारा फ्लक्स पास होगा वो इन समतल सरफेस से यानी कि प्लेन सरफेसेस से ही पास होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए हमने लिखा भी है कि हमारे पास पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो पी के फ्लक्स जो है वो क्यू के फ्लक्स के बराबर होगा, जो कि ई डी आएगा। और जो फ्लक्स होगा कर्व सरफेस पर वो हमारा 0 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। आप इसको लिख के भी बता सकते हैं कि ई इंटू डी ए ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, और जो कोस थीटा होगा वो 90 डिग्री है, क्योंकि बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो हमारा जो फाई है वो आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। लेकिन नेट फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहें पूरे के पूरे सरफेस से, क्लोज सरफेस से, तो वो आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई पी, यानी कि छोटा सा एलिमेंट माना था तो पूरे सब जो हमारे प्लेन सरफेस हैं दोनों उनको होल सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स जाएंगे तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वो आएगा इंटीग्रेशन डी फाई पी एंड डी फाई क्यू, यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन के इक्वल। और जो दोनों की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? सेम आई थी। तो ये ऐड होकर जाएगी 2 इंटू ई डॉट डी ए या ई इंटू डी ए। डॉट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि डॉट तब बोला जाता है जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनमें वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट होता है। तो यहाँ ई इंटू डी ए। नेक्स्ट उसमें देखें हम तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई टू ई ए। अब समस्या ये आती है कि हमने ई ए कहाँ से मान लिया, तो हमने लेट किया है कि हमारे पास जो सरफेस थी उसका जो एरिया है वो है ही ए। ठीक है, ए ही है, यही हमने लेट किया है। ठीक, आगे आइए। अब हम थोड़ा गोस्की थ्योरम से भी जानते हैं कि गोस्की थ्योरम क्या कहती है। तो गोस्की थ्योरम कहती है कि जो भी हमारे पास क्लोज सरफेस है जो कि हमने एक सिलेंड्रिकल मानी है, तो उसके अंदर अगर चार्ज क्यू है तो जो निकलने वाला उससे फ्लक्स होगा वो हमारा होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हो गया है। तो इसको जब एडजस्ट हमने किया तो ये आ जाता है कुल मिलाकर ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट। ठीक है, बट फॉर चार्ज डेंसिटी अगर हमारा, अब देखिए समस्या कहाँ आती है, समस्या ये आती है कि जो हमने चार्ज लेट किया है और चार्ज हमने ओनली इतने एरिया का किया है, जो इतने एरिया में प्लस चार्ज है ना वो हमारा क्यू है। तो इस प्लेट पर बाकी जो चार्ज है उसका क्या होगा, तो उसके लिए हम एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं चार्ज डेंसिटी का, कि हम चार्ज डेंसिटी को इतने एरिया की, जितने एरिया में हमें चार्ज पता है उतने एरिया की डेंसिटी निकाल लेते हैं। वही हमारा पूरी की पूरी प्लेट के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है कि जो चार्ज डेंसिटी कितनी होती है वो होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर एरिया हमारा ए है और क्यू उसके अंदर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगी। अगर हम इसको पुट करें क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, तो ये क्यू इक्वल टू सिग्मा ए का हम पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर आएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो इसको सही कर लेना बच्चों। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया नॉन कंडक्टिंग कोई भी हमारे पास प्लेट है तो उसके आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर कहीं भी हमारे पास डिस्टेंस नहीं है कि अगर उसके जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए तो ई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर ये ई जो है वो डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पर, वो डिपेंड करती है ओनली
कि वो जो चार्ज डेंसिटी है उस प्लेट की वो कितनी है। अगर यही हमारा नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती तो मैंने लिखा है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो दोनों हमारे सिरे होते हैं प्लेट के, दोनों जो सरफेसेस होंगी, इधर वाली सरफेस 1 और दूसरी वाली सरफेस 2, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस 2 अलग अलग सरफेस हैं। तो ये हमने 1 ले लिया है और दूसरी हमने 2 ले ली है। तो ये दोनों हमारी नॉन कंडक्टिंग की तरह काम करती हैं। ये अलग नॉन कंडक्टिंग की तरह, ये अलग नॉन कंडक्टिंग की तरह वर्क करेगी। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या थी किसी भी पॉइंट पर ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी भी ऐसी होगी और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे बाहर की तरफ किसी भी पॉइंट पर मार्क लगाएंगे। अगर ये पॉइंट इधर होता तो ये इस तरह से मार्क होते दोनों के E1 प्लस E2। यहाँ दोनों को ऐड कर दिया है, यानी कि जो E होगी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर, वो दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी हमारे पास आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है कोई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। हम ज़रूर उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके लिए पेश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।